एक बार फिर चलते हैं। बुक है एकार्ट टोले की, पावर ऑफ नाउ, पेज नंबर है 132। क्वेश्चन है कि आई सपोज कि भाई ये जो दो जने होते हैं ना, ये दो जने जब मिलते हैं ना तो ये प्रैक्टिकल बनती है सिचुएशन, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से तब बनती है। आप ये कह रहे हैं कि भैया कि मैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में लूँ और मेरा जो पार्टनर है वो पुराने ढंग से व्यवहार कर रहा है, जेलस है, मुझे कंट्रोल करना चाह रहा है, तो भाई मैं तो ये वो कैसे देखेगा कि मैं कहाँ हूँ और मैं क्या करना चाह रहा हूँ। एकार्ट कहते हैं, हाउ मेनी पीपल डज इट टेक टू मेक योर लाइफ इनटू अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। कितने जने चाहिए तुम्हें अपनी ज़िंदगी को एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बनाने के लिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि अगर इसको माइंड ना करें कि अगर आपका पार्टनर इसमें आपको कोऑपरेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। स्थिर बुद्धि या बुद्धिमता या चेतनता ये आपके जीवन में या उसके जीवन में आपके थ्रू आनी होगी। आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि जो ये सामने वाला जो दुनिया है ये कितनी सेन है। आप तो ये देखें, ये मत देखें कि वो कितना चेतन है, कि वो कितना एनलाइटन है। किसी के भी एनलाइटन होने से पहले, किसी के भी चेतन होने से पहले आप खुद एनलाइटन हो सकते हैं। और या फिर आप सारी ज़िंदगी वेट करें कि भाई हाँ ये होएगा तो मैं होंगी। हर एक दूसरे को ना एक्यूज़ ना करें, दोषी ना ठहराएं कि तू अचेतन है, तू अचेतन है। जिस समय हम बहस करना शुरू कर देते हैं, आर्ग्यू करना शुरू कर देते हैं, उसी समय हम अपनी मेंटल पोजीशन के साथ में आइडेंटिफाइड हो जाते हैं और ये फिर डिफेंड करती है अपनी पोजीशन को, अपने आधार को, और आपका जो सेंस ऑफ सेल्फ है उसको भी ग्रसित करती है। और इस समय ये जो ईगो है ना, ये चार्ज में, ये आपके कंट्रोल में, और आप बिल्कुल अनकॉन्शियस हो जाते हैं। और कई बार ये भी एप्रोप्रिएट होगा बताना कि जो आपके मतलब आपके पार्टनर को हो सकता है आपको ये बताना एप्रोप्रिएट हो कि वो कैसे बिहेव कर रहा है। लेकिन अगर आप बहुत अलर्ट रहें, चेतन रहें और प्रेजेंट रहें तो आप इसे इस ढंग से बता सकते हैं जहाँ पे आपकी ईगो की इन्वॉल्वमेंट ना हो, बिना ब्लेम किए, बिना एक्यूज़ करे और बिना उन्हें गलत माने। तो भी आप ऐसा कर सकते हैं। जब आपका पार्टनर अनकॉन्शियसली किसी प्रकार से बिहेव कर रहा है ना, तो उस समय आपको उसको जज करने को त्यागना पड़ेगा। आपको रिलैंक्विश करना पड़ेगा सब प्रकार की जजमेंट को, क्योंकि जजमेंट ना या तो उसे कंफ्यूज करेगी और उसके बिहेवियर को, अचेतन मन को और कंफ्यूज करेगी कि वो क्या है, और या वो अपनी प्रोजेक्शन निकालेंगे और वो आपकी प्रोजेक्शन से अपनी प्रोजेक्शन में जाएंगे, तो दूसरा जो मनुष्य है वो फिर गलती करेगा कि मैं कौन हूँ। कहने का अभिप्राय ये है कि आपका पार्टनर एक सर्टेन वे से बिहेव कर रहा है और ये ज़रूरी बन रहा है कि आप उसे बताएं कि ये क्या है। तो उसको बताने से पहले अगर आप हर प्रकार की जजमेंट या अपने ओपिनियन को त्याग कर दें और पॉजिटिविटी में आएँ और फिर उससे बात करें, नहीं तो ये जो जजमेंट है ना उसे और कंफ्यूज करेगी कि वो क्या है और आप उसे क्या कहना चाह रहे हैं। टू रिलैंक्विश जजमेंट डज नॉट मीन दैट यू डू नॉट रिकॉग्नाइज द डिसफंक्शन एंड द अनकॉन्शियसनेस व्हेन यू सी इट। तो ना इसका मतलब ये नहीं कि हमने जजमेंट त्याग दी तो आपको ये नहीं पता लग रहा है कि भाई इस व्यवहार से ये जीवन में क्या हो रहा है या अचेतनता में क्या हो रहा है। इसका मतलब ये है कि बीइंग इन नोइंग, बीइंग द नोइंग, मैं ये जानता हूँ, रादर देन बीइंग इन रिएक्शन एंड जज, कि रादर हम एकदम से करें नहीं नहीं तूने ये करा वो सा। शांत उसे देखें और फिर आराम से ये जानते हुए कि वो अपने कंट्रोल में नहीं है, दिस इज़ द पेन बॉडी, वो अपने मस्तिष्क के कंट्रोल में है, और फिर पॉजिटिविटी में आके उससे बात करें। उस समय या तो आपको पूर्ण रूप से यू विल बी आइदर फ्री ऑफ रिएक्शन, बिल्कुल रिएक्शन से आप बाहर होंगे, और आप अगर रिएक्ट करेंगे भी, किसी तरह की कोई बात करेंगे तो भी ये नोइंग में रिएक्ट करेंगे कि ये एक ऐसी स्पेस है जहाँ पे आपका पार्टनर कैसे भी रिएक्ट कर सकता है। आप उसे देखेंगे और उसे अलाउ करेंगे रिएक्ट करने के लिए, आप उस पर इम्पल्सिवली रिएक्ट नहीं करेंगे। तो ये सबका सारांश क्या है कि इंस्टेड कि हम एक डार्कनेस में, अंधेरे में लड़ें, हम उसके अंदर एक लाइट लाएं, एक रोशनी लाएं। इंस्टेड कि हम रिएक्ट करें उस मायावी बिहेवियर के अंदर, हम इस माया को देखें, इस डिल्यूजन को देखें, और उसको देखने के बाद
बीइंग द नोइंग बन के, जानने को बन के, एक स्पेस क्रिएट करें, एक लविंग प्रेजेंस क्रिएट करें, एक ऐसी प्रेजेंस क्रिएट करें जहाँ पे हर चीज़ को अलाउ है, ऑल द पर्सन्स टू बी एज दे आर, वो जैसे उन्हें वैसा अलाउ हो। नो ग्रेटर कैटलिस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट, इससे बड़ा कोई भी स्रोत नहीं है। मीन्स ऐसी स्पेस क्रिएट करना जहाँ पे आप खुद वैसे हो जैसे रह सकते हो, वैसी स्पेस में ही ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट होती है। अगर आप ऐसा प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका पार्टनर अनकॉन्शियस रहे, अचेतन रहे। अगर आप बोथ अग्री करेंगे ना कि ये जो रिलेशनशिप है ये हमारे लिए एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, तो और बेटर हो जाएगा। सो मीन्स आप दोनों का रिलेशनशिप काम नहीं कर रहा, बैठें और ये डिसाइड करें कि ये एक तरीका है, हमारा रिलेशन काम नहीं कर रहा, ये हमारे लिए स्पिरिचुअली हमें ग्रो कर सकता है, और दोनों इस पे काम करें तो ये ऑल द मोर बेटर है। तो आप अपने थॉट प्रोसेस, अपनी फीलिंग्स, और वो अपने थॉट प्रोसेस और अपनी फीलिंग्स को बैठ के डिस्कस कर सकते हैं, बता सकते हैं जैसे ही वो हो। एज सून एज द रिएक्शन कम, you don't need to create a time gap in which unexpressed, unacknowledged emotions and grievance can fester and grow. जिसके अंदर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ। मैं बिज़नेस को लीड करती हूँ और मेरे हस्बैंड ऑपरेशंस देखते हैं और बहुत से दूसरे चीज़ देखते हैं। जब भी मेरी कोई तबीयत ख़राब होती है और वो मुझे कहेंगे ये दवाई ले ले, मुझे लगता है कि बस मुझे इसलिए दवाई दे रहे, ज़िंदा रहूँ ताकि ये बिज़नेस चलता रहता रहे। जब मैंने इसको बुक को पढ़ा और मेरे मेंटर ने मुझसे क्रिएट किया, तो मैंने उनको ये बोला कि जब भी आप कहते हैं ये दवाई ले लो या मुझे कुछ होम्योपैथिक दवाई या कुछ देते, तो मुझे ऐसे ट्रिगर होता है जैसे आप मुझे ज़िंदा इसलिए रखना चाहते हो कि मैं ये बिज़नेस कर रही हूँ। तो वो हैरान थे कि मेरी ये सोच है। ही वॉज फॉर अ मिनट डिवास्टेटेड ऑल्सो कि मैं ऐसा सोच भी कैसे सकती हूँ। लेकिन जब ये कॉन्वर्जेशन हमारी हुई तो अब ये कॉन्वर्जेशन ख़त्म हो गई है। सो इट्स नो मोर सो। नहीं तो मैं कहती थी मेरी तबीयत खराब हो, कहती थी ये दवाई खा लो, मैं कहती थी मेरे को ये लग रहा है दवाई। नाउ ही लिसन्स टू मी। तो मैं दवाई खाने के लिए नहीं, मैं किसी से शेयर करना चाह रही थी। तो यहाँ पे एक गैप था, ये गैप अब बिल्कुल खत्म हो गया है। देयर इज नो डिफेंस एनीमोर। सो गिव योर पार्टनर स्पेस टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ और हरसेल्फ। उनको एक स्पेस दें कि फॉर वो एक्सप्रेस करें और बोले, एंड बी प्रेजेंट। और प्रेजेंट रहें कि वो जो बोल रहे हैं हो सकता है ये आपको ट्रिगर करेगा, तो एक्यूज नहीं करना है, डिफेंड नहीं करना है, अटैक नहीं करना है। ये जितने भी पैटर्न है ना, ये डिजाइंड है टू स्ट्रेंथन एंड प्रोटेक्ट द ईगो। क्योंकि जैसे ही ना, मतलब हम चिक चिक, जैसे किसी ने बोला टक, ये ईगो है जो ये हमें ये पैटर्न में लेके आती है। तो और जब उसकी नीड पूरी हो जाती है तो वो निरर्थक हो जाती है। तो गिविंग स्पेस टू अदर, जैसे ही हम दूसरे को स्पेस देते हैं ना और अपने आप को स्पेस देते हैं, उस समय ये ज़रूरी हो जाता है कि लव फ्लरिश करे। नहीं तो लव फ्लरिश नहीं कर सकता है, वो पनप नहीं कर सकता है। When you have removed the two factors that are destructive and destructive of relationship, आपने दोनों चीज़ें, ये रिलेशनशिप, ये पैटर्न को रिमूव कर दिया ना, एक्यूजिंग, डिफेंडिंग, अटैकिंग, जैसे ही इसको कर दिया ना, वैसे ही आप ये देखेंगे कि जो आपकी पेन बॉडी है ना, ये ट्रांसम्यूटेड हो जाएगी। आप इससे आइडेंटिफाइड नहीं रहेंगे, आप अपने दिमाग से आइडेंटिफाइड नहीं रहेंगे, मेंटल पोजीशन से आइडेंटिफाइड नहीं रहेंगे, और आपका जो पार्टनर है वो भी ग्रेजुअली इसके अंदर आएगा, एंड यू विल एक्सपीरियंस द ब्लिस एंड द फ्लावर। सो इंस्टेड ऑफ मिररिंग ऑफ ईच अदर पेन एंड कॉन्शियसनेस ना, इंस्टेड ऑफ सेटिस्फाइंग योर म्यूचुअल एडिक्टिव नीड्स, मीन्स कि इसके बिना कि हम उसने मारा मैंने मारा, उसने बोला मैंने बोला, इसको करने की जगह अगर हम रिफ्लेक्ट करें एक दूसरे को, प्यार को, और उसको फील करें, पहले कॉन्शियसली फील करना पड़ेगा, फिर ये होगा। जो प्यार इस रियलाइजेशन के साथ आता है ना, इसके अंदर एक अलग प्रकार की वननेस होती है। दिस इज द लव दैट हैज नो ऑपोजिट। सो कैन वी डू दैट? कैन वी क्रिएट इट? So there is something else I want to share. मेरे फादर मेरे लिए प्रॉपर्टी छोड़ कर गए। वो मेरे ब्रदर्स को पहले दे चुके थे सब कुछ, और मेरे से जो मेरा छोटा भाई, जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा, उसने एक कोर्ट केस फाइल करा कि मेरी बहन ने ये जो विल है ये फोर्ज की है। देयर वाज अ विल टू इट। तो जब विनीत मुझे मेंटर कर रहे थे तो हम कम्युनिकेट नहीं कर पाती थी मैं मेरे भाई से। मेरे को समझ में नहीं आता था कि उसने ऐसा क्यों किया। तो कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाती थी क्योंकि हम एक दूसरे के ऊपर बहुत ब्लेम कर रहे थे, ये कर रहे थे। सो उन्होंने मुझे ट्रेन किया इस चीज़ के लिए कि इसको स्पेस को कैसे क्रिएट किया जाएगा, और मुझे बोला यू विल लेट हिम बी, और तुम उसकी हर बात सुनोगी
बिना किसी रिएक्शन के। मैं कहा ये कैसे हो सकता है, वो कुछ बोलता है, इतनी गालियाँ देता है मेरे को या कुछ भी बोलता है तो मैं तो अपना आपा खो देती हूँ। तो उन्होंने मुझे ट्रेन किया कि जब वो कुछ बोलेगा तो ये शब्द तुम्हें कानों तक पहुँच के तुम्हारे अंदर नहीं जाएंगे, ये तुम्हारे कानों से बाहर ही रहेंगे। प्रैक्टिस दिस एंड देन गो। मैंने कई दिनों तक इसको अपने मन में मनन चिंतन करके प्रैक्टिस की। आई फ्लू टू अमृतसर। मैं गई और मैंने मेरे भाई को बोला मुझे तुझसे बात करनी है। उसे सामने बिठाया और उसको बोला जो तू सोचता है और समझता है मेरे बारे में वो बोल। उसने कम से कम 1 घंटा मुझे गालियाँ दी या जो कहना चाहता था। मैंने बोला और तेरे को कुछ कहना? उसने बोला आप क्यों सुनना चाहती हूँ? उससे काफ़ी छोटा है। मैंने कहा मैं सुनना चाहती हूँ, मैं जानना चाहती हूँ कि तू क्या फील कर रहा है, तू कैसे महसूस कर रहा है। और क्योंकि मैं ये मन में धारणा करके गई थी कि उसका कुछ भी कहा हुआ मेरे मन स्थिति को इफ़ेक्ट नहीं करेगा, सो बिलीव मी इट डिड नॉट इफ़ेक्ट मी एट ऑल। पर उस 2 घंटे में जैसे दूध का उफान ठंडा होता है ना, उसके मन की स्थिति वैसी थी। आज हमारा केस सॉर्ट नहीं हुआ है, लेकिन हम मिलते हैं, बात करते हैं, हमारा रिलेशनशिप एक दूसरे लेवल पे है और हम दोनों कोशिश कर रहे हैं कि इस मैटर को हम सॉल्व करें। तो ये पॉसिबल है गाइस। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, जहाँ जहाँ ज़िंदगी के अंदर कुछ भी ऐसा है, लेट्स सॉर्ट इट। दिस लाइफ इज़ वेरी प्रेशियस। इफ़ एनीबडी वांट्स टू डिस्कस दिस विद मी, यू कैन कॉल मी अप एनी टाइम। थैंक यू फॉर बीइंग इन माई लाइफ। जब आपके लिए पढ़ रही हूँ तो खुद भी खोज रही हूँ कि आज मुझे कौन से रिलेशनशिप को दोबारा रिवाइव करना है। वैसे तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तब भी उसे और गहरा बनाना है और प्यार भरा बनाना है। थैंक यू फॉर बीइंग इन माय लाइफ।